नाज़रीन, भारत कहूटा पर हमले को तैयार था। पाकिस्तान ने 5 मिनट में तारीख बदल दी। यह भारत और इसराइल का खुफिया प्लान था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, न्यूज़ पर नहीं सुना और तारीख की किताबों में इसे दबा दिया गया। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, सन 1980 है। इंदिरा गांधी भारत की वजीर आजम हैं और भारतीय जैगवार तैयारे खुफिया तौर पर पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होकर कहूटा पर हमला करने जा रहे हैं। हदफ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वो लेबॉर्ट्री जिसने हमें एटमी ताकत बनाया। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह हकीकत के करीब तरीन औसराक मंसूबा था और इस मंसूबे का नाम कंटीजेंसी रखा गया। अब सवाल यह है कि भारत को यह ख्याल आया कहां से? तो चलें थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1981 में इसराइल ने इराक के औसरक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया। 6 F-16 तैयारे लंबा सफर रेडार से बचकर एक ही बार और इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। यही वो लम्हा था जिससे भारत को इंस्पिरेशन मिली। इंडिया ने कहा, अगर इसराइल इराक को रोक सकता है तो हम पाकिस्तान को क्यों नहीं? और बस एक खुफिया मंसूबा बनाया गया। जगह थी भारत का माओ कॉम्बैट स्कूल और कयादत कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी, जिन्होंने आगे चलकर ब्रास टैक्स जैसी जंगी मशकें कर रखी हैं। इसराइल ने कहा कि अगर भारत खुद यह हमला नहीं कर सकता तो हम कर देंगे। दोस्तों, मंसूबा यह था कि भारतीय जैगवार तैयारे पहाड़ों के साथ नीचे उड़ते हुए कहूटा पहुंचेंगे और बम गिराकर RL यानी खान रिसर्च लेबॉर्ट्री को मट्टी में मिला देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल ने भारत को यह पेशकश भी दी थी कि अगर तुम नहीं कर सकते तो हमें करने दो, यानी दोनों मिलकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना चाहते थे। और नाज़रीन, कहूटा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो पाकिस्तान का फख्र था जहां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने वो काम किया जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक कर सकते हैं। यूरेनियम की इनरिचमेंट। उसे तबाह करने का मतलब था पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से रोक देना, शायद हमेशा के लिए। लेकिन यहां पाकिस्तान ने जवाबी चाल चली। पहले सिफारती सतह पर अमेरिका को खबरदार किया, फिर भारत को यह पैगाम दिया गया कि अगर कहूटा पर हमला किया गया तो तुम्हारे ट्रॉम्बे और बंबई वाले एटमी मराकज को हम निशाना बनाएंगे। यही वो धमकी थी जिसने इंदिरा गांधी को पीछे हटने पर मजबूर किया। दोस्तों, कहूटा की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे सिक्योरिटी इंतजाम किए जिन पर आज भी तहकीक की जाती है। ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे लगाए गए जिनमें धमाका खेज मवाद था, ताकि अगर कोई तैयारा करीब आए तो खुद ही तबाह हो जाए। जनरल ज़िया ने एयर चीफ से पूछा, अगर हमला हो गया? तो जवाब आया, वो 3 मिनट में हमला करेंगे, हम 8 मिनट लगेंगे रोकने में। यह 5 मिनट का फर्क पाकिस्तान की बका का सवाल था। अब आते हैं एक और मोड़ पर। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई और यूं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक खामोश मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान एटमी हथियार बनाएगा, लेकिन खामोशी से, ना तजर्बा करेगा ना बेचेगा। बिल्कुल वैसे जैसे इसराइल ने अमेरिका से कहा था, ना हम मानेंगे ना आप पूछोगे। और फिर 1998 आया, भारत ने एटमी तजर्बा किया और पाकिस्तान ने 28 मई को 5 एटमी धमाकों से जवाब दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे एक दिन पहले खदशा था कि भारत और इसराइल एक बार फिर हमला कर सकते हैं? इस बार हदफ जागी था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया था, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। आज पाकिस्तान के पास 175 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, 10 से ज्यादा डिलीवरी सिस्टम्स हैं और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सिर्फ एक लैब में बंद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल स्टेट स्ट्रक्चर में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, बेशक पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन आज अगर हम महफूज हैं तो उसकी एक बड़ी वजह हमारा एटमी प्रोग्राम है। हमारी अफवाज, हमारे साइंसदान और वो गैरत जो हमें मजबूर करती है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। तो आज उन सबको सलाम करें जिन्होंने हमें ना सिर्फ महफूज बनाया, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की सफ में ला खड़ा किया। यह पाकिस्तान है, यह कोई लिबिया, इराक या शाम नहीं। अगर ये तमाम तर सूरत हाल अब आप माजी करीब में ईरान के हवाले से देखें
तो अब आपको बेहतर समझ आएगी कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही किया गया। ईरान एक लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को न्यूक्लियर के जरिए पूरा करे और इनरिचमेंट करे, लेकिन एक खदशे के तहत ईरान पर हमला किया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा है। और अब आप थोड़ा सा माजी में और पीछे जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले की सूरत हाल आप देख लें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला किया गया। ये जो पहलगाम ऑपरेशन हुआ था, ये तब भी कहा, बार बार कहते रहे, आज भी कह रहे हैं और आइंदा भी कहेंगे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जब कोई हमला होता है तो वहां पर कुछ सबूत होते हैं, एटलीस्ट वो सबूत ना हो तो आपके पास गवाह होते हैं। एक ऐसा इलाका जो आज के दौर के अंदर आपको मालूम है कि जिस पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है, कोई एक फुटेज मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई कि ये वो लोग थे जो जा रहे थे, कहीं उनकी तस्वीर आई हो, एक खाका बनाया गया और उस खाके को बाद में तब्दील कर दिया गया और वो खाका देखकर भी एआई लग रहा था। अब इस तमाम तर तनाजुर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया और हमला करके यह सोचा गया कि क्योंकि पाकिस्तान मुआशी सतह पर कमजोर है भारत के मुकाबले में खास तौर पर, और फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी मसाइल बहुत ज्यादा है, यही मॉडल एक आपको ईरान के अंदर भी नजर आया। मैं इस पर जरा बाद में आता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान के जो मॉडल था इस पर बात करते हैं कि सोचा गया कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, अगर हम पाकिस्तान पर अटैक कर देते हैं, इंडिया ने यह सोचा, तो पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ जो मौजूदा हुकूमत है, शायद अवाम इस हमले के बाद उनको सपोर्ट ना करें और फिर शायद फौज को या मिलिट्री को भी उस किस्म की सपोर्ट हासिल ना हो, जिसकी वजह से उनको यह अंदाजा था कि शायद हमें ज्यादा कामयाबी मिले। लेकिन पाकिस्तान ने जो माजी में किया, पाकिस्तानी अवाम जो माजी में करती रही, वही अब किया कि ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं। हो सकता है किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ हो, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हामी हो, लेकिन जब बात मुल्क की आती है तो फिर हम एक होकर खड़े होते हैं। और ये जवाब उनके लिए भी है जो आज़ादी पर सवाल उठाते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कहते हैं कि ये क्यों आज़ाद हुआ, हम तो मजीद मसाइल में फंस गए। ये जवाब उनके लिए भी है कि ये जो हम यकजा होते हैं, ये अपनी इस ज़मीन के लिए, अपने इस वतन के लिए और अपनी इस खुद मुख्तारी के लिए और अपनी इस आज़ादी के लिए यकजा होते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा यह निकलता है कि दुश्मन बेशक कितने भी गुना ज्यादा बड़ा हो, आपके पास हौसला और यकीन होना चाहिए। वो हौसला और यकीन आपको उस हर कामयाबी से गुजार देता है और हर जंग आपको जीतने में वो आपके लिए फायदामंद साबित होता है। और यही हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग में भी हुआ कि हमने स्ट्रैटेजिकली और समझदारी से तमाम इकदाम उठाए। भारत ने समझा कि उसके पास वसाइल ज्यादा हैं, उसके पास हथियार ज्यादा हैं, तो वो एक बड़ा अटैक कर सकता है या पाकिस्तान को ज्यादा एंगेज कर सकता है, या शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्स ना करे बल्कि भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान के अब सालसी कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। इससे एक बात तो यह बेहतर हो गई, या एक बात तो इससे यह साबित हो गई कि अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते तो फिर शायद इतनी जल्दी मुखालिफ पार्टी भी सरेंडर ना करती। दूसरा, हम जो हथियार हम अपने स्ट्रैटेजिकली या नॉर्मल जो है वो जंगों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमने जो उनसे काम लिया या जिस तरह हमने उनको यूटिलाइज किया या जो हमारी प्लानिंग थी, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसके साथ साथ एक वो खुफिया चीज थी जो कि हैरानकुन रही हमारे लिए भी, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। वो खुफिया चीज ये थी कि जिस किस्म का मॉडर्न वॉरफेयर का मुजाहरा हमने किया, जो वॉर हमने रेडार से लड़ी, जिस तरह अवॉक्स हवा के अंदर था, सोर्सेज ने बताया कि किस तरह उससे लिक्वेशन ली गई और फिर जो है वो एयरक्राफ्ट से उनको निशाना बनाया गया, PL-15 का इस्तेमाल किया गया, किस तरह अल फतेह को लॉन्च किया गया, किस तरह लोग वहां पर मौजूद थे और किस तरह उन मासूम बच्चों का बदला लिया गया जिनको शहीद किया गया था भारत में मस्जिदों पर हमले के अंदर। तो ये जो एक स्ट्रैटेजिक मूव पाकिस्तान ने खेली, इसने पूरी दुनिया के अंदर वाजे कर दिया कि अब वॉर का टोटल एक स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया और पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है, इसलिए कि यह अब मॉडर्न वॉरफेयर है और अब जंगें इसी तरह लड़ी जाएंगी। दूसरा, सेम स्ट्रक्चर इसराइल ने सोचा था ईरान के हवाले से
कि वहां पर अगर हम अटैक करते हैं तो अवाम एहतजाज करेगी और फिर रिजीम चेंज हो जाएगी। और बुनियादी मकसद, क्योंकि ये तो उनका फतवा है खामनेई साहब का कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम अपनी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इनरिच कर रहे हैं यूरेनियम को, लेकिन उसके बावजूद उनका असल जो मकसद था वहां पर अटैक करने का वो रिजीम चेंज ही था कि किसी तरह वहां पर अफरा तफरी फैलाई जाए और रिजीम चेंज करवाई जाए। तो उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी के वहां पर अहकामात लागू कर सकते हैं, या हम उसको शाम या लिबिया बना सकते हैं, उस किस्म की सिचुएशन बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो उनके पास रिसोर्सेज थे उससे उन्होंने जो जंग की तैयारियां की थी उसको इतने स्मार्ट तरीके से चलाया कि आखिर में 12 दिन बाद सीज फायर करने की जरूरत पड़ गई। अब दूसरी तरफ आप देखिएगा जहां पर सीज फायर नहीं हुआ, जरा कंपैरिजन के तौर पर देखते हैं कि आपके साथ मजबूत इत्तेहादी होना या दोस्त होना जरूरी है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी आपकी अपनी समझ बूझ है, आपका अपना हौसला है, आपकी अपनी हिकमत अमली है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप रशिया और यूक्रेन की वॉर देखिएगा। यूक्रेन के साथ अमेरिका मौजूद है, यूरोप मौजूद है, असलहा दिया जाता है, सपोर्ट की जाती है हर तरह से, लेकिन अभी तक वो वॉर जारी है और वो वॉर अभी रुक नहीं रही और नजर भी नहीं आ रही कि वो रुकेगी। बुनियादी वजह यह कि उनके पास वो एक टेक्निक नहीं थी कि वो फौरन उसको जवाब दे सकते। दुश्मन उनका भी बड़ा था, लेकिन वो वॉर चलती जा रही है और उनके साथ जो इत्तेहादी थे वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं डबल गेम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ज़ेलेंस्की जब अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ क्या रवैया किया था, मीडिया पर आकर उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की, और जब वो दोनों मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो किस किस्म का रवैया उनके साथ, उनके ड्रेस पर कमेंट, उनकी सोच पर कमेंट और उनकी हुब्बुल वतनी पर कमेंट किया गया। तो इसलिए अपने घर को पहले दुरुस्त करना होता है। और एक चीज जो हमने बहुत अच्छे से की हुई है कि हमने अपनी जंग की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है। हमने अपने आप को, अपने बॉर्डर्स को और अपने आप को, अपनी आवाम को इस समझदारी के साथ एजुकेट किया हुआ है कि बका इस मुल्क की और हमारी इन सरहदों के अंदर है, हमें इनको महफूज बनाना है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आता है हम सब यकजा हो जाते हैं। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।